प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बीकॉम थर्ड ईयर चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ शेयर क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले के क्वेश्चन आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। इसमें दिया है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ सनराइज कंपनी लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2019। सनराइज लिमिटेड की आपकी सूचनाएं दे रखी है। शेयर कैपिटल में 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इज फुल्ली पेड अप। 10,000 equity share of ₹10 is 7.5 paid up. 10,000 equity share of ₹10 is 5 paid up. यानी इनका जो नॉमिनल प्राइस जिसको अंकित मूल्य बोलते हैं वो तो सेम है, और जो पेड अप है वो अलग अलग है, लेकिन है सारे इक्विटी शेयर है, तो इनका अपने को वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो नेट एसेट्स कैलकुलेट करने से हो जाएगा। आगे क्या दिया है वो और देखते हैं। जनरल रिजर्व दे रखा है, लाइबिलिटीज टू द सन्ड्री पार्टीज दे रखा है। यहां तक आपकी सूचनाएं एक तरीके की सूचनाएं हो गई, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। अब आता है फिक्स एसेट्स लेस डेप्रिसिएशन, यानी फिक्स एसेट्स में से डेप्रिसिएशन घटाने के बाद में दे रखा है, तो ये फिक्स एसेट्स है। कमीशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर, कमीशन दिया ऑन इश्यू ऑफ शेयर, ये फिक्टिशियस एसेट्स हो गई। ठीक है, तो इसको नहीं लेना है। शेयर इश्यू एक्सपेंसेस ये भी सेम है, फिक्टिशियस एसेट्स से नहीं लेना है। फ्लोटिंग एसेट्स यानी करंट एसेट्स होता है, CA, तो ये करंट एसेट्स है। ये फिक्स एसेट्स, ये करंट एसेट्स, दो एसेट्स दे दी। इधर लाइबिलिटीज में आपकी लाइबिलिटीज टू द सन्ड्री पार्टीज ये दे दी। सही बात है ना? समझ में आ रहा है? क्वेश्चन पढ़ने से सारी चीजें, इसका मतलब हर एक का समझना जरूरी है। अब आगे देखो क्या लिखता है। यह अनुमान लगाया गया कि कर घटाने के पश्चात कंपनी के सामान्य औसत लाभ 34,000 रुपए कायम रह सकेंगे। ठीक बात है। तथा पूंजीकरण यानी कैपिटलाइजेशन के उद्देश्य हेतु संभावित दर 8% है, यानी NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8% है। संपत्ति आधार विधि यानी काल्पनिक मांग आधार, यानी नेट एसेट्स को बोलते हैं। संपत्ति आधार मतलब एसेट्स के बेस पर, इंग्लिश में इसको लिखा है एसेट्स बैकिंग मेथड। ठीक है, इसी का ही नाम होता है नेट एसेट्स मेथड। तो कौन सी मेथड से करना है? नेट एसेट्स या एसेट्स बैकिंग, एक ही बात होती है। विधि से, प्रतिफल विधि से यानी यील्ड मेथड से भी लेना है आपको। प्रत्येक प्रकार के अंश का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोनों मेथड एक ही प्रश्न में पूछ ली। बीकानेर यूनिवर्सिटी 2006 में आया हुआ है, इसका मतलब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ये पेपर में आएगा तो 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो आप सभी भी इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। ये क्वेश्चन तो परीक्षा में जाओ तो आपको आना ही चाहिए। देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। दोनों मेथड से करना है, वैसे ज्यादा मुश्किल नहीं है, सीधा सीधा सा सवाल है, कुछ भी नहीं है। पहली मेथड में एसेट्स के बेस पर कैलकुलेट करना है, तो नेट एसेट्स कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू ऑफ शेयर आ जाएगा। दूसरे में केवल ये 34,000 रुपए प्रॉफिट दे रखा है, तो प्रॉफिट के बेस पे कैलकुलेट करेंगे, तो दोनों से हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं सॉल्यूशन इसका। पहले बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में आप सबसे पहले मेथड लिख लें, नेट एसेट्स मेथड। तो नेट एसेट्स मेथड, जिसको हमने कहा एसेट्स बैकिंग मेथड, एक ही बात होती है। इसमें आप सबसे पहले लिखें फिक्स एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स प्रश्न में दे रखी है 2,33,000। सही है। फ्लोटिंग है क्या? फिक्स 1,66,000 है ना, वो फ्लोटिंग एसेट्स है, तो यहाँ चेंज कर लेते हैं। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स जिसको इसने फ्लोटिंग एसेट्स नाम दिया है वो आपके है 2,33,000। और फिक्स्ड एसेट्स कितना है? 1,67,000। सही है। अभी ये टोटल एसेट्स हो जाएगी TA 4,00,000। इसमें से आपको घटाना है करंट एसेट्स।
करंट एसेट्स में आपके क्या दे रखा है, केवल एक ही था, लाइबिलिटीज टू द सन्ड्री पार्टीज जो लिख रखा था, लाइबिलिटीज टू सन्ड्रीज पार्टीज कितना है, 55,000 घटा देंगे 1,00,000, 3,00,000, 3,45,000, ये आपके हो गया NA यानी नेट एसेट्स। कोई दिक्कत है बच्चों? अब आपको वैल्यू पर शेयर लेना है, तो वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला होता है NA प्लस नोशनल कॉल अपॉन नंबर ऑफ शेयर। नोशनल कॉल का मतलब जितने पैसे अभी तक आपने नहीं किए हैं, मांगे नहीं हैं, तो नेट एसेट्स तो हो गया 3,45,000 प्लस अब आपके पास 10,000 शेयर थे जिसपे ₹2.5 नहीं मांगे हैं, तो 10,000 इंटू 2.5 ₹2.5 प्लस 10,000 ऐसे हैं जिन पे ₹5 दिए हैं, 5 नहीं मांगे हैं, तो 10,000 इंटू 5, ये नोशनल कॉल यानी जिसको हम कहते हैं बकाया मांग, ये हमने इसमें जोड़ दी, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर तो तीनों मिलाकर 30,000 हो जाएंगे, सही है ना, तीनों मिलाकर 30,000। तो करें इसे सॉल्व, कितना होता है बेटा, ₹14 आता है क्या फाइनल आंसर इसका? तो ₹14 आपके एक शेयर का मूल्य आ जाएगा। कौन से शेयर का? फुल्ली पेड। वैल्यू पर शेयर ऑफ फुल्ली पेड यानी जो ₹10 का शेयर है उसका वैल्यू है ₹14, सही है, समझ में आ रहा है बेटा? अब जिसने ₹7.5 दिए हैं, 7.5 रुपीज जो शेयर है उसका मूल्य हो जाएगा 14 माइनस 2.5, तो कितना हो जाएगा 11.5 वैल्यू पर शेयर VPS। और जिसने ₹5 ही दिए हैं तो उसके शेयर का मूल्य हो जाएगा ₹14 माइनस ₹5 ₹9। तीनों आंसर दे रखे हैं क्या? बस ये पहला पार्ट हमारा नेट एसेट्स मेथड से, फुल्ली पेड अप, ₹2.5 कम दिए थे, ₹5 कम दिए थे। किस किस को समझ में आया, हाथों पे करें। गुड। नेक्स्ट, ये अगली यील्ड मेथड लेनी है, तो यील्ड मेथड का मतलब होता है प्रॉफिट बेस्ड मेथड, है ना। तो प्रॉफिट मेथड में हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो इस पूरे प्रश्न में खाली एक ही जगह पे प्रॉफिट का नाम दिया है और कुछ है ही नहीं, तो एक्सपेक्टेड रेट वाला मेथड हो जाएगा। डिविडेंड तो दिया नहीं, डिविडेंड का नाम कहीं है नहीं, तो इसको हम बोल देंगे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड। और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड का मतलब जो लाभ है वो सारा किसका है, इक्विटी शेयर का, सही है ना। तो कितना प्रॉफिट दे रखा है, तो इसके फॉर्मूला एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड मेथड जो होती है उससे सॉल्व करेंगे, तो पहले तो एक्सपेक्टेड रेट निकालनी पड़ेगी। तो एक्सपेक्टेड रेट कैसे आएगी, प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर अपॉन पेड अप कैपिटल इंटू 100, ये इतना ही तो करना है। प्रॉफिट हमें प्रश्न में दिया हुआ है बेटा 34,000, 34,000। ये सारा प्रॉफिट किसके लिए है, सच सच बताना। प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है, क्योंकि इसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर है ही नहीं। अपॉन पेड अप कैपिटल कितनी है, अब पेड अप कैपिटल का मतलब पेड अप से ही है, तो बैलेंस शीट में देखो, बैलेंस शीट में आपके दे रखा है पेड अप कैपिटल में कि 10,000 यानी 1,00,000 एक है, 75,000 एक है और 50,000 एक है। पेड अप केवल 2,25,000, तो डिवाइड बाय 2,25,000, 2,25,000
इंटू 100 कितना आता है बेटा? हाँ, कितना आता है बेटा इसका? 15.11%। ये 2,25,000 कैसे आया? पेड अप, वो मैंने यहाँ पे लिखा है पेड अप। ये बैलेंस शीट में अपने को दे रखा था कितनी पेड अप कैपिटल है, तो पेड अप कैपिटल 1,00,000 एक है, 75,000 एक है, 50,000 एक है, तीनों को जोड़ते हैं तो 2,25,000। फॉर्मूला है प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर अपॉन पेड अप कैपिटल इंटू 100, तो वो आया आपका 15.11%। क्लियर? अब आप लिखें वैल्यू पर शेयर, ब्रैकेट में लिख दो 10 रुपीज। 10 रुपए जिसने पूरे दिए उसके शेयर की वैल्यू कितनी है? तो 15.11% अपॉन एनआरआर कितना है? बट्टे 8% इंटू पेड अप कितना है? 10 रुपए। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा तो फाइनली ये बचेगा 15.11 अपॉन 8 इंटू 10 कितना आता है? 18.8। जीरो कर दो पीछे मैंने, ये आपके आंसर दिया हुआ होना चाहिए। दिया हुआ है। 8 के बाद में कोई संख्या तो नहीं आ रही? 8 9 कौन बोलेगा? मैं जीरो लगा रहा हूं तो बोलो तो सही सर 8 9 आता है, 2 डिजिट तो एटलीस्ट बोलना ही पड़ेगा ना। वो तो आंसर में दिया हुआ है किताब में 8 9। हो गया बच्चों? इसी तरह से वैल्यू पर शेयर 7.5 रुपीज, इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो 15.11 बट्टे 8 इंटू 7.5 कर दो, कितना आएगा? 14.17। 5 से बड़ा है क्या 6 के अगला डिजिट? तो आ गया ना, 5 या 5 से बड़ा होता है तो ये भी जुड़ेगा। और उसके बाद में 5 रुपीज वाले की वैल्यू कैसे आएगी? 15.11 अपॉन 8 इंटू 5 रुपए पेड अप है तो इसकी वैल्यू कितनी बनेगी? 9.44। ये आपके तीनों आंसर इसके भी मेथड से आ गए, और ये पेपर में 20 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। बीकानेर यूनिवर्सिटी में पहले पूछा जा चुका है तो ऑब्वियस है इस साल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है पेरेंट्स, किस किस को समझ में आया हाथों पे करें। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें दिया है फॉलोइंग आर द बैलेंसेज ऑफ द डे लाइट इंजीनियर लिमिटेड एट 31 मार्च 2019। प्रेफरेंस शेयर है इसमें 10,000 है, 8% है, 10 रुपए वाला है, टोटल वैल्यू बनती है 1,00,000। 40,000 इक्विटी शेयर है 10 रुपए वाले, वैल्यू बनती है 4,00,000। जनरल रिजर्व दे रखा है 150। सरप्लस इन द स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट ऑन 1/4/2018 का बैलेंस जो है वो दे रखा है 80,000, यानी ये हो गया लास्ट ईयर। एंड प्रॉफिट फॉर द 18-19 बिफोर ट्रांसफर टू रिजर्व, रिजर्व में ट्रांसफर करने से पहले का है, बिफोर पे अंडरलाइन कर, वो है 4,30,000। ठीक है, तो इस साल का प्रॉफिट ये है करंट ईयर, सी बाई पी। क्रेडिटर है 48,000 के लिए। अब आगे क्या कहता है वो देखते हैं। बिल्डिंग ठीक है, फर्नीचर ठीक है, स्टॉक ठीक है, इन्वेस्टमेंट है, फेस वैल्यू ये भी ठीक है, डेटर ठीक है, बैंक ठीक है, शेयर इश्यू एक्सपेंसिव, फिक्टिशियस एसेट्स नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे का प्रश्न देखते हैं। इंग्लिश वाले क्वेश्चन बच्चे जो है वो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके याद रखें ताकि उसको देख सकें, बाकी मेरे साथ पढ़ें। पहला पॉइंट दिया हुआ है इसमें, फर्स्ट पॉइंट निम्न बिंदु दे रखे हैं, आपको लिखता है, वो कह रहा है निम्नांकित बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इक्विटी अंशों का आंतरिक विधि यानी नेट एसेट्स मेथड और आय विधि यानी यील्ड मेथड, दोनों मेथड इसमें भी पूछी गई है, से मूल्यांकन कीजिए। तो दोनों मेथड से करेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो बेटा।
19-20 के लिए कंपनी का भविष्य अच्छा है, बढ़िया बात है, इसका अपने को कुछ नहीं करना। क्या कर लोगे आप इसका? भविष्य अच्छा होता चाहे बुरा होता, कॉमर्शियल वैल्यू नहीं है उसकी, तो अकाउंट में कैसे लिखेंगे, है ना। भवन का पेशेवर मूल्यांकन, जो बिल्डिंग है वो 3,50,000 वो कहता है, किसके बारे में? ठीक है, पहले कितना दे रखा था बैलेंस शीट में? 70,000, अब बढ़ गई है। ठीक है, आगे। पिछले 3 वर्षों के लाभ 50,000 रुपए वार्षिक वृद्धि को प्रदर्शित करते हैं, ये अच्छी लाइन है। संचय में शुद्ध लाभों का 25% प्रतिवर्ष हस्तांतरित किया जाता है, ये भी ठीक है। तो अपने को ट्रांसफर टू रिजर्व कितना करना है? 25%। ये बात तो समझ में आती है। ये बात थोड़ी ज्यादा समझने लायक है, गंभीर है। पिछले 3 वर्षों के लाभ 50,000 रुपए की वार्षिक वृद्धि को प्रदर्शित करते हैं। आज कितना है? टुडे करंट ईयर प्रॉफिट 4,30,000, और वो ये कहते हैं कि 50,000 बढ़कर आया है पिछले साल से। तो पिछले साल कितना था? 50,000 कम था, कितना? 380। और उससे पिछले साल कितना था? और 50,000 कम कर दो, 3,30,000। अब आप वापस चेक कर लो, 3,30,000 पहले साल, फिर बढ़ा कितना? 50,000। तो कितना हो गया सेकेंड ईयर में? 3,80,000। फिर कितना बढ़ा? 50,000। तो आज कितना है? तीनों साल का आ गया। वापस लाइन चेक करो, पिछले 3 वर्षों के लाभ 50,000 रुपए के वार्षिक वृद्धि को प्रदर्शित करते हैं। लाइन एग्जैक्टली समझ में आ गई ना। तो आज से पीछे जाना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर इससे फायदा क्या? एवरेज आएगा, एवरेज ऑफ 3 ईयर प्रॉफिट आ जाएगा। तो एवरेज ऑफ 3 ईयर लोगे ना, तो इन तीनों का एवरेज करोगे तो ये आएगा, सेंटर जो है वो एवरेज में आ जाएगा। बाकी और इसमें कुछ नहीं है, रिजर्व 25% है, तो इस पे स्टार पॉइंट लगा दो, इंपॉर्टेंट है ये। पूर्वाधिकार अंशों का पूंजी और लाभांश दोनों के संबंध में पूर्वाधिकार है, दोनों में उसको प्रेफरेंशियल राइट दे रखा है। ठीक है, सामान्य प्रत्याय दर यानी NRR जो है वो 15% है। पूर्वाधिकार अंशों पर इस वर्ष का लाभांश बकाया है, बकाया है तो अपने को देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में जो बचेगा वो सारा का सारा प्रॉफिट किसका हो जाएगा? इक्विटी शेयर का हो जाएगा। प्रश्न में नहीं कहा है कि उसको इतना डिविडेंड देना है, तो जो सारा बचेगा वो उसका हो जाएगा, यानी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मेथड हो गई। क्योंकि डिविडेंड तो देने से डिविडेंड मेथड होती है, डिविडेंड नहीं दे रहे हो तो एक्सपेक्टेड मेथड होती है। अर्निंग मेथड के लिए प्रश्न में कहा ही जाएगा, ये भी विशेष है। 3 मेथड है ना, यील्ड मेथड में 3 है। डिविडेंड मेथड वो कब होती है? जब डिविडेंड दिया हो इक्विटी शेयर को, तो नहीं दिया है डिविडेंड तो एक्सपेक्टेड मेथड। ये दो में कंफ्यूजन होता है, तो ये क्लियर हो गया कंफ्यूजन अभी। अब बचा अपना अर्निंग मेथड। तो अर्निंग मेथड जो होती है वो प्रश्न में अपने को लिखना ही पड़ेगा उसको कि अर्निंग मेथड से करना है, क्योंकि अर्निंग मेथड में अपने को नेट कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी पड़ती है, तो वो एक अलग पैटर्न चलता है। तो अर्निंग के लिए लिखेगा, बाकी 2 मेथड में कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। प्रश्न इतना ही है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप हेडिंग में लिखो नेट एसेट्स मेथड। तो नेट एसेट्स मेथड सबसे आसान इसलिए क्योंकि इसने नाम में बता दिया कि करना क्या है। तो नेट एसेट्स पे सारी एसेट्स जोड़नी है रीवैल्यूड प्राइस पे। पहले बिल्डिंग रीवैल्यू कितना बोला इसने प्रश्न में? 3,50,000। अब एक एक करके सारी चीजें बोल दो। फर्नीचर 3,000, फिर स्टॉक कितना है? 4,50,000, 4,50,000। फिर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट नेट एसेट्स में हमेशा लेते हैं, ऐसा हमने सीखा है। कितना है? 3,55,000। उसके बाद में डेटर कितना? 2,80,000। फिर उसके बाद में बैंक कितना है?
40,000। सही है। टोटल लगाएं इसका, टोटल एसेट्स। हाँ बोले। 14,78,000, 14,78,000। उसके बाद में लेस लाइबिलिटीज में आपके देखो कौन सी है, क्रेडिटर अकेले ही तो है ना। लेस क्रेडिटर कितना है बेटा, 48,000 घटाने पर 14,30,000। अब देखो एक चीज मैं आपको और बताता हूं, जो किताबों में आप देखोगे, एग्जाम्पल्स देखोगे ना, तब वो क्या करता है यहाँ पे पी एस सी और पी एस डी ये भी घटा देता है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है, 1,00,000। और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड 1 साल का लेना है, 8% था क्या, तो 1,00,000 का 8% कितना होता है, 8% ऑफ 1,00,000, 8,000। ये दोनों घटाने के बाद में जो बचता है उसको वो ये कहता है नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर। कितना आता है, 13,22,000। ऐसा किया हुआ होता है। आप कहते हो कि सर हमें तो आपने ऐसा सिखाया नहीं, आपने ये कहा नेट एसेट्स लिखो, उसमें से आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल घटवाते हो, फिर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड घटवाते हो, तो एक ही बात नहीं हुई क्या। हम फॉर्मूले में घटाते हैं, किताब में ये क्या करता है, पहले ही इस टेबल में ही घटा देता है और वो कह देता है कि नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर ये है, तो बात तो वही है। सही है ना। तो हम अभी जो तरीका लगा रहे हैं वो यही तरीका लगा रहे हैं, दोनों हाथों हाथ अभी घटा दिए, तो प्रेफरेंस शेयर की कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड और घटा दिया, तो अब जो इक्विटी शेयर बची, मतलब जो नेट एसेट्स बची, वो किसके लिए हो गई, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए हो गई। तो वैल्यू ऑफ शेयर, वैल्यू पर शेयर इक्विटी शेयर के लिए, तो नेट एसेट्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, क्योंकि अब हमने नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर ही निकाली है। समझ में आ गई बात। तो अब आपके 13,22,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर कितने हैं इक्विटी शेयर के, 40,000, भाग दे दो कितना आता है, 33.05। आंसर दिया हुआ है बेटा, समझ में आया। किस किस को समझ में आया, हाथों पे करें। बहुत अच्छे। ये जो चेंज किया वो भी समझ में आ गया ना, भाई फॉर्मूले में लेके घटाते तो भी घटाना था, भाई हम यही तो चाहते थे कि नेट एसेट्स में से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिविडेंड घट जाए, तो फॉर्मूले में नहीं घटा के हमने यहाँ पे सीधा कर दिया। और ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए सिखाया क्योंकि एग्जाम्पल में ऐसा किया हुआ होगा, तब आप कहोगे सर आपने तो कहा था करंट लाइबिलिटीज घटाते हैं, जबकि ये तो क्या है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी घटा रहा है और ये भी घटा रहा है। तो डाउट आप लोगों के दिमाग में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अब जो कैलकुलेट हुआ ना वो था नेट एसेट्स नहीं था, नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर था। क्लियर। तो आसान है ये भी तरीका, हाथों हाथ में घटाते काम हो जाएगा। अब नेक्स्ट मेथड आपके आती है यील्ड मेथड। तो यील्ड मेथड में आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले लिखना है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। तो तीसरे साल का प्रॉफिट आपको, यानी जिसको हम CY करंट ईयर कह रहे हैं, उसका प्रॉफिट आपको दिया हुआ है प्रश्न में 4,30,000, ये गिवन है। हमने इसको सवाल पढ़ते समय सीखा था, प्रश्न में एक लाइन लिखी है कि ये 50,000 बढ़ते हुए आया है और पिछले 3 सालों में 50,000 50,000 बढ़ते हुए आया है, तो पिछले सालों का कितना था, तो घटाने से वापस पहुंचेंगे। तो इसमें 50,000 घटाए तो 3,80,000, और इसमें 50,000 घटाएंगे तो 3,30,000। ये तीन प्रॉफिट हमारे पास तीनों सालों के आगे। अब इसका एवरेज प्रॉफिट ले लेना है, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट में तीनों की जोड़ लगा के 3 का भाग दो, कितना आता है बेटा, तीनों की जोड़ लगाओ पहले जल्दी से, 11,40,000। तीनों को जोड़ दिया, डिवाइड बाय 3,
3,80,000, ये मैंने आपको बोला था ये आना ही है। इधर 50 कम है और इधर 50 ज्यादा है, तो एवरेज तो यही आएगा। सही है ना। अब उसके बाद में प्रॉफिट अवेलेबल हो गया लेस ट्रांसफर टू रिजर्व। तो एट दी रेट 25% प्रश्न में कहा है कि रिजर्व में ट्रांसफर करो। अब आप पूछेंगे सर रिजर्व क्यों घटा रहे हैं? रिजर्व घटाने के बाद जो बचता है ना वो ही इक्विटी शेयर के लिए होता है, तो रिजर्व पहले घटाना पड़ेगा। तो रिजर्व 25% प्रॉफिट का, तो 3,80,000 का 25% निकालो, 95,000 घटा दो। घटाने पर 2,85,000। समझ में आ रहा है यहां तक? इसमें से अब हमें तो चाहिए प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर चाहिए, तो इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड भी देना है, तो लेस पी एस डी, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड एट द रेट कितना 8% है क्या? 8% ऑफ 1 लाख। आप कहोगे सर ऊपर भी तो घटाया था, वो सवाल अलग था। नेट एसेट्स यहाँ पे जो घटा रहे हैं वो सवाल अलग है। सही है ना। तो कितना 8,000 घटा दो। अब जो प्रॉफिट बचा 2,77,000, 2,77,000, ये किसके लिए है? प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर। सही है ना। प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर। अब आप इसको ले लें आगे। एक्सपेक्टेड रेट, तो एक्सपेक्टेड रेट सबसे पहले कैलकुलेट करनी है, तो प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर अपॉन पेड अप कैपिटल इनटू 100। तो प्रॉफिट अवेलेबल हमने अभी निकाला है 2,77,000। प्रॉफिट कितना है अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर? 2,77,000 डिवाइड बाय पेड अप कैपिटल कितना है बेटा? प्रश्न में दिया हुआ था ना 4 लाख, 4 लाख इंटू 100 कितना होता है? 69.25%। बस। अब इसके बाद में आपको केवल सीधा निकालना होता है वैल्यू पर शेयर। ये शॉर्ट में नाम लिखता हूं, आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है ना बेटा इससे? हाँ, डीपीएस, डीपीएस तो कुछ बोला ही नहीं था मैंने, वो तो स्कूल है। पीएसडी, ईएसडी, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? तो वीपीएस वैल्यू पर शेयर कितना होएगा? एक्सपेक्टेड रेट अपॉन एनआरआर इनटू पेड अप पर शेयर। सही है। तो एक्सपेक्टेड है 69.25%। परसेंटेज लिखना जरूरी नहीं है, वो तो कट होना ही है। एनआरआर कितना परसेंट है? 15%। और एक शेयर 10 रुपए का है, 10 रुपए से गुना कर। यहाँ पे है ना चलते में जो बच्चे गलती करते हैं 100 लिख देते हैं, आप नहीं करना, आप बच्चे नहीं हो। ठीक है। कितना आता है बेटा? 46.1। ये इतना ही सवाल है प्यारे बच्चे। फेयर वैल्यू तो नहीं पूछी ना इसमें? कई बार इस तरह के प्रश्न आएंगे तो उसमें पूछता है फेयर वैल्यू क्या होगी, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर, वो भी सीख लो। फेयर वैल्यू ऑफ शेयर का मतलब होता है पहली मेथड प्लस दूसरी मेथड बट्टे 2। तो पहली मेथड कौन सी थी? नेट एसेट्स मेथड। उससे वैल्यू कितनी आई थी? पहली मेथड से कितनी आई थी वैल्यू? 33.05। और इस मेथड से वैल्यू आई 46.17। इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग यानी एवरेज करना है दोनों मेथड का। कितना आता है? 39.61। ये आपके फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर होता है।
अब आगे के प्रश्नों में आप देखोगे कि लिखा हुआ आएगा कि कैलकुलेट द फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर। इसका मतलब आपको ये समझना है कि आपको दोनों मेथड से सॉल्व करना है, दोनों मेथड का जो आंसर आता है उसका एवरेज करना है, तो वो आपका फेयर वैल्यू कहलाएगा। ठीक है ना, उचित मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क लिख लें। सेम क्वेश्चन है, आप आराम से कर पाएंगे। जो बच्चे वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं वो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। पहला स्क्रीनशॉट आप बैलेंस शीट का ले लें यहाँ तक का। उसके बाद में ये जो रिमेनिंग पार्ट है उसका स्क्रीनशॉट ले लें। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आ गया, प्लस इसमें आंसर भी आपके दोनों आ गए हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का क्वेश्चन आपको और देखना है और इसको होमवर्क में आपका प्रैक्टिस करें। उम्मीद करता हूँ आपसे ये हो जाएगा। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।